सरस्वती सभ्यता पर चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल इन पर चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम धोलावीरा जो स्थल है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब तक की वीडियोस में आपने ये देखा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु नदी और सरस्वती नदी पर जो सभ्यता जन्मी और विकसित हुई उसे हमने क्या नाम दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से उसे हमने संबोधित किया। उसके बाद में हमने ये देखा था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये आज के जो तीन देश है, इन तीनों देशों में इस सभ्यता का क्या है, विस्तार है। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। उसके बाद में हमने ये देखा था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विस्तार है वो इन तीन देशों में है, लेकिन इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग वर्तमान के जो आंकड़े हैं 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। और इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। हमने ये देखा था कि भारत के रेफरेंस में, भारत के संदर्भ में सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है उसका उत्तरतम स्थल मांडा जो जम्मू कश्मीर में था। दक्षिणतम जो स्थल था वो देमाबाद जो कहाँ था, महाराष्ट्र में था, गोदावरी नदी के किनारे या परवरा नदी के किनारे। पूर्वी जो स्थल था वो आलमगीरपुर यूपी में था। और जो पश्चिमी स्थल था वो आपके कहाँ था, सुत गेंडोर कहाँ था, वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में था और ये बंदरगाह भी था। और हमने इस बात को भी देखा था, इस सुतक गेंडोर की जो खोज थी वो ओरल स्टीन महोदय के द्वारा की गई थी। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमने ये देखा था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो मुख्य मुख्य स्थल है उनमें सबसे पहले जिस स्थल की खोज की गई थी वो स्थल था हड़प्पा। इस वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और उस समय जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग था, यानी कि आज का एएसआई जो था, उसका निर्देशन कौन कर रहा था, जॉन मार्शल कर रहा था। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पहली क्लास में बताया था कि जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता को किस नाम से पुकारा था, सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारा था। और पाकिस्तान के, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर रफीक मुगल ने इस सभ्यता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता शब्द काम में लिया था। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद में हमने ये देखा था कि हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई। हड़प्पा से संख्या मैंने बताई थी आपको, 891 की संख्या जो है वो हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों की मिलती है। उसके बाद में बात करें, हड़प्पा से सर्वाधिक लिंग पूजन के भी साक्ष्य हमने देखे थे। उसके बाद में स्वास्तिक चिन्ह सबसे पहले हड़प्पा स्थल में ही देखा गया था। ये सारी बातें हड़प्पा से हमने, एक R37 जो कब्रिस्तान था वो भी देखा था, हृदयकार जो मनका था वो भी हमने वहीं से देखा था। उसके अलावा मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में डॉक्टर राखलदास बनर्जी ने की थी। और मैंने आपको ये बताया था कि राखलदास बनर्जी ही वे इतिहासकार है जिन्होंने 1924 में, आगे चलकर जो गुप्त राजवंश हम पढ़ेंगे इतिहास में, तो गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त के बाद जो शासक होता है रामगुप्त, उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किस इतिहासकार ने किया था, तो किया था राखलदास बनर्जी ने किया था। इस बात को विशेष जान के। और मोहनजोदड़ो में हमने ये देखा था कि सर्वाधिक सर्वाधिक मोहरें कहाँ से पाई जाती है, सर्वाधिक मोहरें पाई जाती है मोहनजोदड़ो से, इस बात को जान के। और सर्वाधिक अभिलेख मोहरें कहाँ से है, तो वो हड़प्पा से। उसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो से, हमने ये देखा था कि नग्न नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी पाई गई थी। और वो नग्न नर्तकी की कांस्य मूर्ति की खास बात यह है कि भारत की एक संस्था ICHR, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, इस नाम से एक संस्था है। और इस संस्था के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है इतिहास। और इतिहास की ये जो 6 माही पत्रिका है, 6 माह से निकलती है, 6 माही पत्रिका है ये। तो 2016 के अंकन में इस इतिहास नामक पत्रिका जो कि ICHR के द्वारा निकाली जाती है, उसमें इस कांस्य मूर्ति को पार्वती, जो माता पार्वती है, उससे संबंधित किया गया था। इस बात को जान के, और ये भी जान के कि मोहनजोदड़ो से 1926 में इस नर्तकी की मूर्ति को पाया गया था। ये सारी बातें हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ी थी। कालीबंगा की हमने देखा था कि 1953 में अमलानंद घोष ने खोज की। 1961 से 69 तक जो थे आपके बीबी लाल और बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने इसका उत्खनन किया था। उत्खनन 5 स्तरों में हुआ। पहला दूसरा स्तर क्या था, प्राक हड़प्पा, और तीसरा चौथा पांचवा क्या था, हड़प्पा के कालखंड के समान था। उसके बाद हमने देखा था विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम जुता हुआ खेत के साक्ष्य, सर्वाधिक प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, ऊंट के अवशेष, तंदूरी चूल्हे, बेलनाकार मोहरे, ये सारी चीजें, और अग्निकुंड, एक बालक की जो खोपड़ी या कपाल में जिसपे 7-8 छेद, जो कि या तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण या फिर कोई तंत्र विद्या का प्रमाण, इस प्रकार की जो चीजें हैं। और लकड़ी की जो नालियां है वो कहाँ से मिलती, कालीबंगा से। इस प्रकार की चीजें हमने कालीबंगा से देखी थी। लोथल की हमने बात करी थी, लोथल में सर्वाधिक प्राचीनतम जो बंदरगाह था वो मिला था।
उसके अलावा मिस्र की मम्मी के समान के साक्ष्य मेसोपोटामी मोहर भी मिली थी। और हमने ये भी देखा था कि लोथल में वर्तमान में जो मोदी सरकार है वो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास परिसर का निर्माण करवा रही है, और इस परिसर के तहत देश का पहला नेशनल मेरीटाइम म्यूजियम भी लोथल में बनेगा, जो कि सागरमाला परियोजना के तहत बनेगा। इस बात को ध्यान के अब हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पहली बात तो ये कच्छ जिले में है, गुजरात के, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। और इसके बाद आप ध्यान रखिए, इस स्थल की खोज 1967 में किसने की थी? जेपी जोशी। इनका पूरा नाम है जगपति जोशी। क्या नाम है? जगपति जोशी नाम है। इस बात को रखिए। उसके बाद में बात करें खोज तो उन्होंने कर दी, लेकिन उत्खनन कौन करेगा? 1990 और 91, ये 2 साल मुख्यतः जो है जो उत्खनन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? RS विष्ट के द्वारा किया जाएगा, रविंदर सिंह विष्ट के द्वारा किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। और उसके अलावा हम बात करें, अच्छा, रविंदर सिंह विष्ट वही है जिन्होंने बनावली और राखी गढ़ी की खोज की, राखी गढ़ी में भी उत्खनन किया था। उसके बाद बात करें धोलावीरा की तो धोलावीरा में एक तो प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं आपकी धोलावीरा से। और बात की धोलावीरा से तो धोलावीरा से प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? किस सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थल से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना है धोलावीरा से। और इसका आकार जो है वो 283 गुणा 47 मीटर, 283 बाई 47 मीटर लंबाई चौड़ाई इसका जो आकार है। उसके अलावा ध्यान रखना 16 छोटे बड़े जलाशय भी कहां से प्राप्त होते हैं? धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। और ऐसा माना जाता है ये जो 16 छोटे बड़े जलाशय इनके आसपास की और जो संरचनाएं हैं उनको लेकर के ऐसा माना जाता है कि ये निश्चित ही रॉक कट आर्ट का प्रथम उदाहरण है भारत के संदर्भ में। ध्यान रखना रॉक कट आर्ट का मतलब है किसी भी चट्टानी सतह पर या कोई ठोस चट्टानी जो सतह होती है उसके ऊपर नक्काशी करना ही क्या कहलाता है? रॉक कट आर्ट कहलाता है। इस बात को जान के, और आप इस बात को जानते हो, इसी हिंदी में सेल वास्तुकला भी कहते हैं। सेल वास्तुकला भी हिंदी में इसको कहते हैं। और आप इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो कि प्राग ऐतिहासिक काल से ही मनुष्य अपने भावों को चित्रों के माध्यम से उकेर रहा है। हमने कई सारी बातें पहले पढ़ी थी, उसमें ये पाया गया था कि प्राग ऐतिहासिक काल या पुरापाषाण काल से लेकर के वर्तमान तक मनुष्य अपने भावों को चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें और यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना घोड़े की कलाकृतियों से संबंधित साक्ष्य, घोड़े की कलाकृतियों से संबंधित साक्ष्य भी कहां से प्राप्त होते हैं भाई? तो धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। इस बात को जान के एक जो धोलावीरा में सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो ये है कि 27 जुलाई 2021 यानी कि आज से लगभग 1.5 साल पहले 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने अपने 44वें स्तर यानी कि सेशन में 44वें स्तर में धोलावीरा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया। इसका पूरा नाम होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विश्व विरासत स्थल घोषित किया था किसने? यूनेस्को ने। कब? 44वें स्तर में 27 जुलाई 2021 को। अब ध्यान रखना विश्व विरासत स्थल के साथ ही ध्यान रखिए जो धोलावीरा है वो गुजरात का चौथा और भारत का 40वां स्थल हो गया। भारत का 40वां स्थल है जिसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ऐसा इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये धोलावीरा के बारे में एक चीज और ध्यान रखिए। धोलावीरा, अच्छा, हमने पहले भी पढ़ा था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जितने भी स्थल है वो
धोलावीरा और लोथल को छोड़ करके, ये दो अपवाद है, इनको छोड़ करके बाकी स्थलीय नगर दो भागों में बंटी हुई, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। लेकिन लोथल में हमने देखा था कि कोई पश्चिमी पूर्वी जैसा कोई डिवाइडेशन नहीं था, इस वजह से पूरी एक इकाई थी लोथल। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा में 3 डिवाइडेशन है, ठीक है। एक तो पश्चिमी भाग होगा, एक पूर्वी, और पश्चिमी और पूर्वी के बीच का जो भाग होगा वो मध्य भाग होगा। तो इस वजह से ध्यान रखिए कि धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त था धोलावीरा।